गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और इससे पहले हमने 1, 2, 3 और 4 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम क्लास के एंड या मिड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। और सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। जो हमारी 4th प्रैक्टिस सेट था उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? सन 2000 में मिला था और ये ओडिशा के पहले व्यक्ति बने थे और ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और इनकी और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है द डॉक्टर एंड द सेंट, आज़ादी। और एक पुस्तक है जिनके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया है, तो उस पुस्तक का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता ये कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी, जो 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सांकेतिक मुद्रा को किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक था 1325 से 1351 तक। नीला थोथा किसका सूत्र है? तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तरंग मेल फोक डांस किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल का संबंध है गोवा से और गोवा में ही जगोर, ढकनी, कुनाबी और घोड़े मोदिनी फेस्टिवल होता है। गोवा राज्य प्रारंभ में 1961 में यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, तो 1961 में इसको यूटी के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। लेकिन 1987 में 30 मई 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मध्य प्रदेश के फोक डांस है तुर्रा कलंगी अहिराई फेस्टिवल। तमिलनाडु के हैं देवरत्तम और काईसिल वट्टम। जहाँ पर भी सिल मिल दिखाई दे तो वहाँ पर होगा तमिलनाडु। केरल के हैं थय्यम, मुडियट्टू और पढ़ियनी केरल और कर्नाटक दोनों में ही होता है। हिमाचल प्रदेश का है छपेली, झाली और गुरेही फेस्टिवल। और महाराष्ट्र का है वांध्या मुरली और गोरिचा ललिता और गोरिचा। मेघालय में है कोच, राभा, दोरसेगाटा, लाहो और वांगला। और सादसुक मिनसिम भी यहीं पर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, पहला एकीकृत एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 1951 नई दिल्ली में और इसमें इंडिया की रैंक सेकंड आई थी। और इसमें इंडिया ने 15 गोल्ड जीते थे और टोटल 51 मेडल जीते थे। और दूसरी बार इंडिया में 1982 में हुआ था और जिसमें इंडिया की 5th रैंक आई थी। और इसमें इंडिया ने 57 मेडल जीते थे, 57 मेडल, जिसमें से 13 गोल्ड थे। अब तक केवल एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में हुआ है और ये हुआ है सन 2010 में। और इसमें इंडिया की रैंक है सेकंड और ये नई दिल्ली में हुआ था। सेकंड एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में और दूसरे हुए थे 1954 में। और आमतौर पर एशियन गेम्स के बीच अंतर होता है 4 वर्ष का, लेकिन पहले और दूसरे एशियन गेम्स के बीच 3 वर्ष का अंतर है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एशियन गेम्स किसको कहा जाता है? गुरुदत्त संधि को कहा जाता है और इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा करवाया जाता है, जिसका मुख्यालय कुवैत में स्थित है। एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड और ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसका प्रतीक चिन्ह दद दुरु सूर्य। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड किसने जीता था? तो ये जीता था सचिन नाग ने, तैराकी में जीता था 1951 एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये थी कमलजीत संधू, 1970 में दौड़ में इन्होंने जीता था। 2023 का जो नवीनतम एशियन गेम्स है वो होंगजो चाइना में हुआ था और इसमें इंडिया की रैंक 4th आई थी। इंडिया ने पहली बार 100 से अधिक मेडल 107 मेडल यहाँ पर जीते थे, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। और 2026 के एशियन गेम्स ये होंगे नागोया, जापान में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहले सिल्वर मेडल किसने जीता था एकल प्रतियोगिता में? तो सिल्वर मेडल जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में। और डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने जीता था सन 2004 में। और स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? KD जाधव ने 1952 के हेलेंस्की
ओलंपिक में और कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पहला व्यक्तिगत गोल्ड, पहला गोल्ड तो जीता था 1928 के एम्स्टर्डम में हॉकी टीम के द्वारा, और 1980 में हॉकी टीम ने लास्ट गोल्ड अपना जीता था, 8वां गोल्ड है। लेकिन भारत का तो ये 9वां गोल्ड है, लेकिन पहला व्यक्तिगत गोल्ड है जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में जीता था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। और दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और 2024 में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है अभिनव बिंद्रा को, और ये दूसरे भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले। और पहले भारतीय जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है तो यह है इंदिरा गांधी। तो पहली है इंदिरा गांधी और दूसरे बन गए अभिनव बिंद्रा। 2 ओलंपिक मेडल विजेता कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको 2 मेडल मिले हैं सुशील कुमार, जिनको 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था। पीवी सिंधु, इनको सन 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा 2021 जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 2024 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इसमें गोल्ड अरशद नदीम के द्वारा जीता गया जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका था जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में गोल्ड किसने जीता? तो ये अरशद नदीम पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज प्लस ब्रॉन्ज एक ही ओलंपिक में 2 मेडल विजेता, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, और 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। चौथे क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक। 10 दिवसीय फेस्टिवल है और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी, और इस फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट सन 2000 में किया गया था, और त्रिपुरा में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन कौन से फेस्टिवल है? मुआत्सु फेस्टिवल, ये 3 दिन का फेस्टिवल है। ओ जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। आओ लेंग फेस्टिवल, ये कोन्याक ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। सेक्रे नेई और तुलनी फेस्टिवल, बुसुदीमा बुसुजीवा, तोखू एमोंग फेस्टिवल और यमसे फेस्टिवल, ये सभी होते हैं नागालैंड राज्य में। अब है 2011 की जनगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य की जनसंख्या 30 करोड़ प्लस दर्ज हुई है? तो 30 करोड़ प्लस दर्ज होने में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही टॉप पर रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है बिहार 10.4 करोड़ के साथ, और चौथे हैं पश्चिम बंगाल 9.1 करोड़ जनसंख्या के साथ। अगर सबसे कम जनसंख्या के मामले में राज्यों को देखें तो पहले स्थान पर है सिक्किम जहां पर 6 लाख जनसंख्या रहती है, और यूटी के मामले में सबसे कम लक्षद्वीप में है 64,000, और मैक्सिमम राजधानी जो यूटी में रहती है तो उस यूटी का नाम है दिल्ली। और जनसंख्या से संबंधित भी हमको 2-4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के काल में, और पहली नियमित जनगणना जो 10 वर्षीय जनगणना है उसकी शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो ये 2 बात ही हमको ध्यान रखना है। और ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनसंख्या है 2011 वाली, यह बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 6 मेडल जीते हैं, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ली वोन हो और ली ये जिन जो साउथ कोरिया के खिलाड़ी हैं इनको हरा दिया था। और सरबजोत सिंह हरियाणा के अंबाला से संबंधित है, और मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। तो ये दोनों भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इंडिया की रैंक इसमें कितनी आई है? तो इंडिया की रैंक आई है 71, और भारत ने इसमें 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीत लिए हैं। पहली रैंक इसमें अमेरिका की आई है, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है 89.54 मीटर
4.5 मीटर दूर भाला फेंकर और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंकर गोल्ड जीत लिया है। मनु भाकर एकमात्र महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल विजेता बन गई हैं। अमन सहरावत हरियाणा से संबंधित है। 57 किलोग्राम भार कैटेगरी में कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्वप्निल कोसाले ये महाराष्ट्र के रहने वाले और शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है। हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कप्तान थे मनप्रीत सिंह, जिनको सरपंच सिंह के नाम से जानते हैं। सरपंच साहब के नाम से इनको जाना जाता है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 57 में किया गया है। चलिए हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और भारत में राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। हर निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और जो यूटी में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 55 इसमें निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगर कोई राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। 58 में इसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज 35 से ज़्यादा हो, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 इसमें दशाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया और शपथ दिलवाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 61 इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर कदाचार का आरोप लगाकर उसको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अनुच्छेद 72 इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। अनुच्छेद 123 अगर संसद में कोई अधिवेशन न चल रहा हो और तुरंत कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी कर सकता है और ये 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। और अगर संसद इसको रेगुलर करना चाहे तो 6 महीनों के भीतर जब संसद का अधिवेशन होगा तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। अगर पास कर देते हैं तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। 8वां क्वेश्चन है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो इसमें भाग नहीं लेते। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर यूटी जहां पर विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट कब आया था तो ये आया था 1952 में और राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 सदस्यों का अनुमोदक होना चाहिए। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। आयरलैंड END से हमने इसको ध्यान रखा था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। N से हो गया नॉमिनेशन जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है वो भी यहीं से लिया गया है। और D से हो गया DPSP। तो ये 3 प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जमानत राशि है 15,000 रुपये। और जो संसद होता है, संसद का मतपत्र होता है वह ग्रीन या हरे रंग का होता है और MLA के मतपत्र का रंग पिंक या गुलाबी होता है। 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल सबसे पहले किस सदन में होती है तो संसद के किसी भी सदन में इसकी पहल हो सकती है। और अनुच्छेद 61 में ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो हमने USA से ग्रहण की है। और जिस सदन में भी इसको पास किया जाता है तो उससे दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले उसको 14 दिन पहले ही एक नोटिस दे दिया जाता है। और अगर किसी सदन में वो प्रस्ताव पेश किया जाता है तो
2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा और फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा। और प्रस्ताव पेश करने से पहले ही 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होना अनिवार्य है। तो ये सभी बातें महाभियोग प्रस्ताव से पहले ध्यान रखी जाती हैं। 10वां क्वेश्चन है, अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए गए और प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया। तो ये किस शासक से संबंधित है? तो ये सिकंदर लोदी से संबंधित है, और जो 1489 से 1517 तक दिल्ली का शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम शासनकाल वाला शासक था बहलोल लोदी, जिसने 38 वर्ष तक 1451 से 1489 तक शासन किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था और 1506 में आगरा को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। इसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी एक पैमाना शुरू किया था जो 30 इंच का होता था, और एक गुलरुखी शीर्षक से अपनी किताबें लिखता था। और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ इसी के समय लिखा गया था, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। मथुरा में ज्वाला मंदिर तोड़ने का आदेश इसी ने दिया था। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 1517 से 1526 तक रहा था। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो इतिहास में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। तो युद्ध लड़ते हुए मारा जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोदी। और पानीपत की पहली लड़ाई होती 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं लड़ी थी। बाबर ने यहाँ पर तुलुगमा युद्ध प्रणाली और तोपों का यूज किया था, तो यहाँ पर बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी की यहाँ पर हार हो गई थी और बाबर ने जीतकर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तो हम मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासक उनका शासनकाल देख लेते हैं। बाबर ने 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया। हुमायूं 1530 से 40 और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। और 1540 में वो बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने इसको बुरी तरह हरा दिया और ये भारत से भाग गया। और 1555-56 में जब भारत में आए तो सरहिंद के युद्ध के साथ ही ये 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 में लाइब्रेरी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो ऐसा कथन दिया है इतिहासकार लेनपुल के द्वारा। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। 1556 में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और रहीमों के बीच हुई थी। और इसमें अकबर का संरक्षक था बैरम खान, और बैरम खान संरक्षक रहा था 1556 से 1560 तक। और 1560 से 62 अकबर स्त्रियों के साथ ज़्यादा रहा था, इसलिए 1560 से 62 के शासनकाल को पेटीकोट का शासन भी कहते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासक रहा था और ये चित्रकला का काफ़ी शौकीन था। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन से वंश के काल को कहते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासक रहा था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और इसका जन्म हुआ था 1483 में। फरगना का शासक था और उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 में ये शासक बन गया था। चगताई कबीले से संबंधित और बाबरनामा तुर्क के बाबरी चगताई तुर्क भाषा में इसने लिखी है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा को इसमें बाबर ने हरा दिया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी रॉय को बाबर ने हरा दिया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अफगानों को इसने हरा दिया था। बाबर ने भारत विजय के लिए टोटल कितने युद्ध लड़े थे? तो टोटल 8 युद्ध लड़े थे। मुगल वंश माता की ओर से किस वंश से संबंधित थे? तो ये चंगेज खान के वंशज थे और चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी थे। चंगेज खान भारत पर में कब आया था? इल्तुतमिश के समय आया था 1219
में 1221 में आया था और इससे पहले ही इसने ईरान ट्रांस अक्सियाना वाला क्षेत्र जीत लिया था 1219 में। लेकिन भारत आया था इल्तुतमिश के समय 1221 में और चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई थी 1227 में। और पिता की ओर से मुगल 5वीं पीढ़ी के तैमूर लंग के वंशज थे और तैमूर लंग 1398 में आया था। और 1398 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो इसकी चर्चा हमने कल की थी, तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये भी यहीं पर स्थित है। दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फोटूला दर्रा, फोटो हम कहाँ पर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर, तो फोटूला दर्रा जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। ओमलिंग ला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। और जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सोके तहो ये तमिलनाडु में है और तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है। पाल घाट वेस्टर्न घाट की साइड स्थित है और भोर घाट, मेल घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये दिहांग दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और ये इंडिया को चाइना या इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और ये सिक्किम में स्थित है। लिबुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और ये एक ट्राई जंक्शन दर्रा है जो इंडिया, चाइना और नेपाल तीनों देशों को जोड़ता है। 16वां क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने से संबंधित कौन सी योजना है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो अगस्त 1998 में शुरू हुई थी और RB गुप्ता समिति की सिफारिश पर यह शुरू हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को किया गया था, लेकिन स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। स्थापना के समय इसका बजट था 100 करोड़ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था और इसकी स्थापना के लिए अधिनियम 1981 की धारा 61 का यूज किया गया था। और 2022 में इसने जीवा कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी नाबार्ड ने, जिसमें जैविक खेती पर बल दिया जाएगा। और नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में KG सावी। RBI द्वारा विनियमित MFIS क्या है, MFIS का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और यह लघु वित्त बैंक के नेतृत्व वाली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक के नेतृत्व वाली MFI और NBFC NFI तो ये है विनियमित। और विनियमित कौन सी नहीं है, तो ये है गैर लाभकारी MFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट। ये कब आया था, ये आया था 1956 में। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1934 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और स्थापना के समय इसका बजट था 5 करोड़ रुपए। और इसका जो सिंबल है उसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया गया है। इसका हेडक्वार्टर प्रारंभ में तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे जो एक अंग्रेज थे। और इसके पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे जो 1943 से 1949 तक रहे थे। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे और दूसरे भारतीय थे CD देशमुख। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही ये भी थे विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्म दत्त। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। 26वें गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं इसके संजय मल्होत्रा और 25वें थे शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी और यंग हिल्टन का गठन 1926 में होता और इसकी अध्यक्षता रीडिंग के द्वारा की गई थी। रीडिंग 1921 से 1926 तक वाइसराय था, तो वाइसराय था रीडिंग। और इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी, जैसे 1924 में हिंदुस्तान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1922 में ही चोरा चोरी की घटना हुई थी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था।
सदिश राशि कौन सी होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं? जैसे भार, वेग जिसमें व्यय दिखाई दे, आवेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण। और अदिश राशि जिसमें दिशा तो होती है लेकिन परिमाण जिसमें दिशा नहीं होती बल्कि परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा, लंबाई इत्यादि। विटामिन, अब हम देखेंगे विटामिनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से सकरवी या नाविक रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आना लगता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका नाम है और सूर्य के प्रकाश में ये मिलता है और बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है और बड़ों में या वयस्क में ऑस्टियोमलेसिया या हड्डी कमजोर होना रोग हो जाता है। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल और इसकी कमी से बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। और इसके ये कौन से में मिलता है? तो इसका स्रोत है अंकुरित बीज। अंकुरित बीजों में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में मिलता है। और विटामिन के, नेप्थीक्विनोन या फिलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है और रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन बी और सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। ऐसक और धातु कौन कौन से होते हैं? बोर्नाइट ऐसक किसका है? तांबा या कॉपर का है और ये क्यूपराइट भी इसका ऐसक है। HgM मरकरी का ऐसक का नाम है सिनेबार ऐसक। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो ये है नेट्रियम और इसके ऐसक हैं बोरैक्स, चिली, साल्टपेटर जिसका सूत्र है NaNO3। एल्यूमिनियम के ऐसक है कोरंडम और बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। पोटेशियम का है कार्नेलाइट। सिल्वर का है रूबी सिल्वर। पीबी का मतलब होता है लेड या शीशा, इसका है गैलेना। निकल का है मिलीराइट और यू से हो गया यूरेनियम, इसका है पिच ब्लेंड। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। और ये है हमारा आज का प्रश्न, कैलेमाइन किसके ऐसक है? तो इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में और जो बीच में हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो डेली हम 5 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF आपको कैसे मिलेगी? तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।